हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग जो सीरीज कवर कर रहे हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री की ये पार्टिकुलर सीरीज है, जिसमें एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बोर्ड पे आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टोन एज और जिसे कहते हैं ना कि प्री हिस्टोरिक पीरियड हमने पढ़ लिया है। हमने ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ा है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट वैदिक कल्चर और वैदिक पीरियड। ठीक है, सो आवर हेडिंग विल बी वैदिक पीरियड। ओके, we are going to discuss about वैदिक पीरियड। सो वैदिक पीरियड की माने दोस्तों, वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर द कल्बिनेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि वैदिक पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है। एंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। तो आर्यंस की उत्पत्ति, तमाम ऐसी चीजें ऐसी पूछी जाती है। इसको दो भागों में भी डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैदिक जो है, ये जो वैदिक है दोस्तों, वैदिक, ये वैदिक जो है ये एक शब्द से बना है जिसे वेदा कहते हैं। वैदिक जो है वेदा से बना है, और वेदा इन टर्न जो है, वेदा का मतलब होता है नॉलेज। वेदा का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, वेदा का मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉलेज होता है। तो वैदिक इज अ टर्म ओरिजिनली जो है वेदा से बना है, एंड वेदा का जो मतलब होता है वो होता है नॉलेज। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कि ये जो वेदा है, जो वेदा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, नॉलेज जिसका मतलब होता है, तो ये जो नॉलेज है कहाँ से मिलता है? हमें वेदों से मिलता है। वेद चार है मेनली, ठीक है, जो कि वैदिक पीरियड के जीस्ट है, वैदिक लिटरेचर है, और वही से हमें वेदों की जानकारी मिलती है। और वेदों में जो लोग, ऐसा कहा गया कि जो नई सिविलाइजेशन रहती थी उसे वैदिक सिविलाइजेशन कहा गया। ठीक है, नई सिविलाइजेशन जो रहती है जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं, और उसी सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सो वैदिक सिविलाइजेशन थी ये, वैदिक सिविलाइजेशन थी, जिसे हम कहीं ना कहीं दोस्तों आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन को ही हम लोग दोस्तों आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और आर्यन की हिस्ट्री का मेन सोर्स जो है वो वेद ही है, वेद ही है। आर्यन की हिस्ट्री का मेन सोर्स जो है वो वेद ही है। चाहे इसमें हम ऋग्वेद पढ़ें, चाहे हम इसमें उसके बाद की वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद जो भी पढ़े, तो वो सब वेदों से हमें आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। एंड वैदिक लिटरेचर जो है, पूरी वैदिक लिटरेचर वो आर्यंस के लिए ही है। वैदिक लिटरेचर भी जो है वो पूरी किसके बारे में बताती है? हमें, ये हमें आर्यंस के बारे में ही बताती है वैदिक लिटरेचर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिवीजन आता है कि वैदिक पीरियड को कैसे डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इसको मेजर पोर्शंस में, दो भागों में बांट दिया गया है वैदिक पीरियड को। एक बार मैं मिटाता हूं, देखते हैं वैदिक पीरियड को कैसे डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, जो वैदिक पीरियड का जो डिवीजन है, वैदिक पीरियड का जो डिवीजन है दोस्तों, वो दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक आता है जिसे हम ऋग वैदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। इसे हम ऋग वैदिक पीरियड या फिर दोस्तों हम इसे अर्ली वैदिक पीरियड भी कह देते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात अगर करें तो इसके टाइम फ्रेम है, वैदिक पीरियड के जो हम डिवीजन करते हैं वो टाइम के हिसाब से करते हैं। पहले जो है वो ऋग वैदिक या फिर जिसे हम अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो लेटर वैदिक पीरियड है, जिसे हम पोस्ट वैदिक पीरियड भी कहते हैं। तो ऋग वैदिक पीरियड जो अर्ली वैदिक पीरियड था, उसका पीरियड माना जाता है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। ठीक है, ये जो पीरियड है इसे हम ऋग वैदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, जिसमें हम 1500 से बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के पीरियड की बात करते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों आ जाता है कौन सा पीरियड? तो पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड।
ये पीरियड जो है दोस्तों, ये पीरियड रफली जो है, रफली क्या मतलब ऐसे 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये माना जाता है। यहाँ पे भी बीसी लिखेंगे और यहाँ पे भी बीसी लिखेंगे। तो ये दो भागों में बांटा गया है और दोनों भागों की अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सोशल खासियत थी। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल इनकी अलग ही खासियत हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें तो ज्योग्राफिकली भी ये देखा जाए तो पंजाब और जो पंजनाद वाला रीजन है, जिसमें इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी नदियां हैं, वहीं तक फैलाव था। बट पोस्ट वैदिक पीरियड में ये शिफ्ट होकर गंगा और गंगा की वैली में आ गया था। तो वैदिक पीरियड को दो भागों में हमने बांटा। ठीक है, अब बात आती है कि आर्यंस जो थे, जो सोकॉल्ड इस सिविलाइजेशन के मेन पार्ट थे, इन्हीं की ये सिविलाइजेशन थी, वो आए कहाँ थे भारत में? वो भारत के नहीं थे, भारत के नहीं थे, वो भारत में आए थे। तो उनके हैबिटेट को लेकर काफी सारी जो है बातें होती हैं कि वो आए थे तो कहाँ से आए थे और किसने क्या बात कही, किसका मानना क्या है कि कहाँ से आए थे। तो एक तरफ हम इसमें हेडिंग डालेंगे ओरिजिनल हैबिटेट, ओरिजिनल हैबिटेट, और दूसरी तरफ हम लोग डालेंगे हिस्टोरियन, जिसने ये माना है कि यहां से ये जो है आए थे भारत में। तो इनकी जो उत्पत्ति है, ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ओरिजिन की ये थियरी जो है बहुत एक्सेप्टेड जो है वो सेंट्रल एशिया की है। मैक्स मूलर एक बहुत बड़े हिस्टोरियन मानते हैं कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे और वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है। बट क्वेश्चन बाकियों के भी पूछते हैं, तो सारे की एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले कश्मीर या फिर हिमालय रीजन, कश्मीर या फिर हिमालयन रीजन जो है ये किस हिस्टोरियन का मानना था, ये देख लेंगे। तो ये जो है, ये थियरी जो दी थी कि ये कश्मीर से या फिर हिमालयन रीजन से बिलोंग करते हैं, ये एलडी कल ने दी थी। एलडी कल इनका नाम है। एलडी कल साहब ने कहा था कि ये जो है कश्मीर या फिर हिमालयन रीजन के रहने वाले थे। इसके अलावा जो है ब्रह्मश्री कंट्री, ये जो है ब्रह्मर्षि कंट्री है ये, ऐसा मानना है। ये मानना था पंडित गंगानाथ झा का, पंडित गंगानाथ झा का ये मानना है कि ये जो है ये ब्रह्मश्री कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सप्त सिंधु कंट्री, सप्त सिंधु कंट्री, ये मानना किसका था? ये जो है सप्त सिंधु कंट्री, ये मानना था दोस्तों डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का, डॉक्टर अविनाश चंद्र का ये मानना था, दास का। ठीक है, तो ये इसके अलावा जो है देविका स्टेट, जिसे मुल्तान कहा जाता है, देविका स्टेट या फिर जिसे मुल्तान भी कहा गया है, मुल्तान प्रेजेंट डे दोस्तों ये पाकिस्तान में ये जगह है। तो ये मानना था डीएस त्रिवेदी का, डीएस त्रिवेदी का, डीएस त्रिवेदी का ये मानना था। बाकी और भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और भी कुछ जो है मानना है हिस्टोरियन का कि भाई यहां से भी नहीं थे, कहीं और से ही थे, तो वो भी एक बार जिक्र कर लेते हैं। तो दोस्तों जो है इसके अलावा जो है साउदर्न रसिया से आए थे, ये किसने माना था? साउदर्न रसिया, ये किसने माना था? तो साउदर्न रसिया से जो है दोस्तों ये माना था गॉर्डन छिल्ड ने, गॉर्डन, इनका अजीब सा नाम है, छिल्डे। ठीक है, इनका मानना था जो सबसे एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा मानी गई है, वह सेंट्रल एशिया। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि सेंट्रल एशिया आर्यंस का जो है घर था, वहीं से आए थे, ये किसने कहा था? तो ये मैक्स मूलर, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन ने ये थियरी दी थी सेंट्रल एशिया वाली। इसके अलावा अपने पंडित बाल गंगाधर तिलक साहब ने भी एक थ्योरी दी थी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये लोग नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक रीजन से आए थे। ये भी पूछ लेता है कि नॉर्थ पोल या फिर आर्कटिक रीजन से, तो आर्कटिक रीजन लिख देते हैं। ये थ्योरी हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब ने दी थी। और ये सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो थ्योरी दी थी वो कहाँ से ओरिजिन का बताया था। तिब्बत की थ्योरी जो थी ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में।
ये तिब्बत वाली थियरी जो है दोस्तों, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद सरस्वती की है तिब्बत वाली थ्योरी, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। इसके अलावा जर्मनी से आए थे, ये किसने कहा था? जर्मनी वाली जो थियरी है दोस्तों, ये दी थी हार्ट एंड पेनका ने। हार्ट एंड पेनका ने ये थियरी दी थी, हार्ट एंड पेनका। और एक और बच जा रहा है, हंगरी। हंगरी की बात जो है ये कही थी किसने? हंगरी वाली जो थियरी है डॉक्टर गिल्स ने दी थी, डॉक्टर गिल्स ने। तो ये हमने बात कर ली भाई कि वैदिक पीरियड में आर्यंस का जो ओरिजिन माना गया, ओरिजिनल हैबिटेट जिसे कहते हैं, वो थियरी जो है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हिस्टोरियन ने बहुत जगह जगह की दे दी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है वो है मैक्स मूलर वाली, जिसमें सेंट्रल एशिया माना जाता है। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक की है, जो नॉर्थ पोल कहते हैं और आर्कटिक रीजन भी कहते हैं, मतलब वही सेम ही हो गया, नॉर्थ पोल आर्कटिक रीजन को भी कहा जाता है, वो वाली। और साथ में तिब्बत वाली थियरी, जिसको डॉक्टर कह रहा हूं दयानंद सरस्वती ने दी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आर्यंस की ओरिजिन की हमने बात करी, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि वैदिक लिटरेचर क्या क्या है, जिससे कि हमें वेदों के बारे में पढ़ने को मिलता है, उनके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं वैदिक लिटरेचर की। वैदिक लिटरेचर की तो दोस्तों वैदिक लिटरेचर में एक तो खुद वेद है जो 4 नंबर में है। तो इसमें पहला जो वेद है वो ऋग्वेदा है, ऋग्वेद। दूसरा जो वेद है वो ऑफकोर्स यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद। फिर इसके बाद दोस्तों यजुर्वेद के बाद तीसरे नंबर पे जो है वो सामवेद है, और चौथे नंबर पे जो है दोस्तों ये जो वेद है इसका नाम है अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इसके अलावा और भी सोर्सेस है जहां से हमें आर्यंस के बारे में जानकारी मिलती है। जो वेदों के पार्ट हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेदों के जो पार्ट हैं उनको भी जानना जरूरी है। वेदों के पार्ट 4 पार्ट हैं जिसमें हमें जानकारी मिलती है। बहुत सारे ब्राह्मणास हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण है, बहुत सारे अरण्यक्स हैं, उपनिषद है और संहिता भी है। तो ये भी हमें सोर्स मिलते हैं। ये तो खुद वेदाज हो गए, एक तरफ यहाँ पे लिख देता हूं वेदाज हैं ये, ठीक है, ये जो वेदाज है। इसके अलावा इधर आ जाएगा जो पार्ट्स हैं, बाकी जो सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कह सकते हैं कि वैदिक पीरियड को बताते हैं, उसमें संहिता आता है, संहिता आता है। फिर इसमें जो है उपनिषद आता है, उपनिषद। फिर इसमें जो है तीसरे नंबर पे आता है संहिता, उपनिषद। इसके अलावा आता है ब्राह्मणा और अरण्यक, ब्राह्मणा और लास्ट में आता है अरण्यक, अरण्यका। ये जो है हमें सोर्स मिलते हैं। अब जैसे उपनिषद है इसमें, तो उस समय क्या होता था ना, लोग जो है एक जगह बैठ के, उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग नियर बाई एंड डिस्कसिंग सम फिलोसॉफिकल थिंग, ठीक है। तो उपनिषद में क्या होता था, जो जानकार लोग होते, पढ़े लिखे लोग होते थे, एक जगह बैठते थे और जो फिलोसॉफिकल, सोल, आत्मा, ऐसी चीजों को डिस्कस करते थे, तो उपनिषद उसे कहते हैं। ब्राह्मणा भी बहुत सारे शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है कि आर्यंस का एक्सपेंशन कहां तक था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अरण्यक है, संहिता है ऑफकोर्स। तो वैदिक लिटरेचर, ये सारे सोर्सेज हैं जो कि हमें बताते हैं कि आर्यंस की हिस्ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, और हम इसको एज ए सोर्स की तरीके से यूज करते हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेदा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऋग्वेदा और उससे इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, जो मेन उसका पार्ट है, वो हम एक बार देख लेंगे। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेदा है, ठीक है। वेदों में सबसे पुराना वेद पूछे तो क्या बताओगे? ऋग्वेदा है, ठीक है दोस्तों। वेदों का सबसे पुराना जो है वो है ऋग्वेदा ही। तो सबसे पहले ऋग्वेदा के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा के जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें यही पूछा जाता है कि विच इज द ओल्डेस्ट वेदा, तो वो ऋग्वेदा है, इट इज द ओल्डेस्ट वन। नेक्स्ट जो पूछ लिया जाता है कि ये है क्या, इसमें क्या चीजें हैं, तो कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स जिसे कहते हैं, जिसे हिम भी कहते हैं, हिम्स, वो उसका कलेक्शन है। तो इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ हिम्स ऑब्लिक प्रेयर्स,
जैसे कि कहते हैं ना कि अग्नि के लिए, इंद्र के लिए जो है प्रेयर्स हैं, उसमें हिम्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो है ऋग्वेदिक पीरियड में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गॉड माने जाते थे वो माने जाते थे इंद्र। इंद्र के लिए 250 जो है हिम्स हमें वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे अग्नि आते हैं, अग्नि की जो है 200 हिम्स हमें देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली दे आर द कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड प्रेयर्स, बेसिकली ऋग्वेदा यही है। इसके अलावा जो है इसमें 10 मंडल है, मंडल मतलब चैप्टर कह लो, 10 मंडल है, ठीक है, 10 मंडल है और 1028 इसमें हिम्स हैं, 1028 हिम्स हैं। और हिम्स के अलावा जो है, हिम्स के अलावा इसमें वर्सेज 10,552 है, 10,552 इसमें वर्सेज है, ठीक है। तो 10 मंडल जिसे चैप्टर भी कह सकते हैं। इसमें पूछ देता है कि 9th मंडल किसको डेडिकेटेड है, तो सोमदेव को डेडिकेटेड है। 1028 इसमें हिम्स हैं, 10,552 इसमें वर्सेज हैं। इसके अलावा इसमें जो है 1028 इसमें सूक्त भी है, सूक्त भी है, जिसमें 1028 सूक्तों में 1017 जो है वो सकल सूक्त है, सकल सूक्त कहते हैं इसको। और फिर जो बच गए 11 सूक्त वो है बलखिया सूक्त, 11 जो है वो बलखिया सूक्त कहा जाता है, बलखिया सूक्त इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऋग्वेदा के बारे में। इससे जो है अब देखते हैं कि ऋग्वेदों में क्या क्या चीजें मेंशन की गई है, वो भी पूछ लेता है कई बार। तो ऋग्वेदा को कंटिन्यू करेंगे कि ऋग्वेदा में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों ऋग्वेदा के मेंशंस के बारे में कि क्या क्या चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। तो मेंशन में सबसे पहले इसमें जो है मेंशन किया गया, फर्स्ट मेंशन ऑफ वर्ड वर्ण, वर्ण का फर्स्ट टाइम जो है जिक्र कि भाई 4 वर्णों में सोसाइटी बटी हुई थी उस समय, और जो ब्राह्मण जिसे ब्रह्मा देव की तरीके से माना गया है, तो उनको सुप्रीम जो है मान के ऐसा कहा गया है कि उनके जो मुख से है वो ब्राह्मण है, ठीक है, मुख जो है उनका वो ब्राह्मण है, और जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय कहा गया है। इसके अलावा जो जंघाएं हैं वो कहा गया वैश्यों को, और जो पैर है उसे शूद्रों को डिनोट किया गया है। तो इस तरीके से जो है, और ये वर्ण व्यवस्था जो थी उस समय कर्मों पे थी, जन्म पे नहीं थी, जो कि बाद में जो ऋग्वैदिक पीरियड के बाद वाला पीरियड आता है जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड या फिर पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं, उसमें ये वर्ण व्यवस्था बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी, जहां पे वर्ण जो है कर्म से नहीं जन्म से डिसाइड होने लग गया कि कोई ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण ही होगा, वो थोड़ा गलत हो गया खैर सोसाइटी में। इसके अलावा जो है यहाँ पे गोत्र का भी पहली बार, और गोत्र का भी मेंशन हुआ है, वर्ण गोत्र शूद्र ये सब मेंशन यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है, वही वर्ण से रिलेटेड है। दूसरी बात जो हमें पता चलती है यहाँ पे वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है हमें कहाँ पे मिलता है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र हमें कहाँ देखने को मिलता है, और इसके क्रिएटर पूछ लेता है, तो क्रिएटर विश्वामित्र थे, ठीक है, इसको किसने रचयिता है पूछता है तो विश्वामित्र, विश्वामित्र जिसे कहते हैं, ठीक है, ये ही गायत्री मंत्र के रचयिता थे। तीसरी बात जो मेंशन की गई है इसमें वो है आयरन का कोई जिक्र नहीं है, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड तक आयरन यूज नहीं होता था, आयरन का कोई जिक्र यहाँ पे है ही नहीं, क्रॉस कर दिया मैंने, आयरन का जिक्र यहाँ पे हुआ ही नहीं है। आयरन का जिक्र मोस्ट प्रोबेबली जो है लेटर या फिर पोस्ट वैदिक पीरियड में जो है स्टार्ट होता है, जिसे लोहा कहते हैं। यहां तक के लोगों को लोहे का जो है पता नहीं था। फिर जो है देयर इज नो मेंशन ऑफ आयरन। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ 21 नदियां जिसे नाड़ी नदी सूक्त कहा गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ 21 लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ 21 रिवर्स जिसे हम नाड़ी नदी सूक्त भी कहते हैं, नदी सूक्त, नदी सूक्त भी कहा जाता है, नदी सूक्त, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा जो है जो इसका 9th मंडल है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 मंडल में बटा हुआ है ये, और 10 मंडल मतलब कि 10 चैप्टर, तो एक होल चैप्टर डेडिकेटेड है सोमदेव के लिए। और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा मंडल है
जो कि सोमदेव को डेडिकेटेड है, या फिर ऐसा पूछ लेता है कि नाइन्थ मंडल किसको डेडिकेटेड है, तो आंसर होगा कि भाई नाइन्थ मंडल जो है सोमदेव को डेडिकेटेड है। तो लिख देता हूं नाइन्थ जो इसका मंडल है वो सोमदेव को डेडिकेटेड है, सोमदेव को डेडिकेटेड है। नाइन्थ जो मंडल है वो सोमदेव को डेडिकेटेड है। और नाइन्थ मंडल में जो है 114 सूक्त है, ठीक है, इसमें 114 सूक्त है, 114 सूक्त है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें हम दोस्तों, तो पुरोहित जो है उस समय कहलाता था होटा। पुरोहित जो होता था, पूछ लेता है सवाल, उसे हम लोग उस समय क्या बोलते थे, उसे बोलते थे होटा, होटा बोलते थे पुरोहित को। इसके अलावा जो ब्राह्मण था वो ऐत्रेया या फिर कौस्तकी जो है ब्राह्मण था इसमें, ठीक है, ब्राह्मणा जिसे कहते हैं, ब्राह्मणा। इसका बेसिकली ब्राह्मणा क्या था, मैंने बताया ना कि अदर जो लिटरेचर थे उसमें ब्राह्मणा बताया था मैंने, आरण्यक बताए थे, उपनिषद बताए थे। तो ब्राह्मणा बहुत सारे थे, कुछ रिलेटेड थे ऋग्वेद से, कुछ रिलेटेड थे यजुर्वेद से, कुछ सामवेद से, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणा जो रिलेटेड थे वैदिक पीरियड से वो दो थे, वो थे ऐत्रेया एंड कौशिकी। ऐत्रेया, 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 ठीक है, ऐत्रेया एंड कौशिकी, ये दो जो ब्राह्मणा थे ये थे हमारे ऋग्वेद से। हमारे ऋग्वेद ही चल रहा है अभी तक, उसके बाद हम यजुर्वेद पे आएंगे। इसके अलावा जो पुरुष सूक्त था जो कि 10वें मंडल में है, ठीक है, मेंशन, जो वर्ण सिस्टम का मैं बात करते हैं, उसमें पुरुष सूक्त कि भाई अगर एक पुरुष माने कि जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना कि वो पुरुष के मुख जो है वो ब्राह्मण है, उसके जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय है, जो थाई है, जंघाएं जिसे कहते हैं वो वैश्य है, और जो पैर है, बिल्कुल जो पैर है, नाखून वाखून, वो जो है शूद्र कहा गया है, जो कि मतलब कर्मों के ऊपर कहा गया था, जो कि बाद में जाति जो है, जाति व्यवस्था मतलब बाद में वर्ण व्यवस्था जो है जन्म पे होने लग गई, वो गलत है। तो पुरुष सूक्त जिसमें ये 4 वर्णों की बात की गई है वो 10वें मंडल में जो है मेंशन किया गया है, ठीक है, 10वें मंडल में मेंशन किया गया, 10th मंडल। तो इतनी सारी बातें जो हैं दोस्तों हमें देखने को, हमें जो है जानकारी बेहद जरूरी है इतनी सारी बातों की। कहाँ पे, तो ऋग्वेद में। अब हम बात करेंगे किसकी, तो यजुर्वेद की बात करेंगे, ठीक है, यजुर्वेद की बात करेंगे। सो लेट्स सी द यजुर्वेद। चलिए विल सी यजुर्वेदा। यजुर्वेदा जो है ऋग्वेद के बाद वाले वेद को ऐसे कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो सबसे पुराना ऋग्वेदा है, उसके बाद यजुर्वेदा आता है, फिर सामवेदा, फिर सबसे आखिरी में आता है अथर्ववेदा। तो इसमें जितने भी यज्ञ वगैरह के नियम थे वो सब मेंशन किए गए। कोई यज्ञ होगा तो क्या नियम होगा, क्या डालना होगा, क्या कैसे पूजा पाठ की विधि होगी, पूरा यज्ञों का पूरा नियम जो है यजुर्वेदा में मेंशन है, ठीक है। तो यजुर्वेदा क्या है, इट इज ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड रिचुअलास्टिक फॉर्मूला, ठीक है। इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ हिम्स, कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड कह सकते हैं कि रिचुअलास्टिक, रिचुअलास्टिक जो है इसमें विधियां बताई गई हैं, फॉर्मूलाज बताए गए हैं। तो बेसिकली कि भाई कोई यज्ञ होगा, जैसे अश्वमेध यज्ञ ही हो गया, तो वो यज्ञ कैसे होगा, उसका नियम क्या होगा, इसमें सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा ये 2 भागों में विभक्त है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो वेद है वो 2 भागों में बटा हुआ है, जैसे मेरा माइक गिर गया, जिसको हम प्रॉस एंड वर्स कहते हैं, गद्य और पद्य वाली है जो है। तो 2 भागों में प्रॉस एंड वर्सेस में यही बटा हुआ है, यजुर्वेदा बटा हुआ है। इसके अलावा पूछ लेता है कि इसके ब्रांचेस कितने हैं, तो इसके जो है बेसिकली 2 ब्रांचेज हैं। कृष्ण यजुर्वेदा जो, जिसमें अगर ब्रांचेज की बात करें
तो दो हैं, एक तो है कृष्ण यजुर्वेदा, कृष्ण यजुर्वेदा, और दूसरा जो है वो है कृष्ण यजुर्वेदा का शुक्ल यजुर्वेदा, शुक्ल यजुर्वेदा। तो दो ब्रांचेज है इसके, और जो कृष्ण यजुर्वेदा है पूछा जाता है वो दोनों में है, प्रॉस एंड वर्सेस दोनों में है, लेकिन जो ये अपना शुक्ल यजुर्वेदा है वो सिर्फ और सिर्फ वर्सेस में है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, यजुर्वेदा जो है वो प्रॉस एंड वर्सेस दोनों में है, शुक्ल यजुर्वेदा जो है वो ओनली वर्सेस में है, ठीक है, ओनली वर्सेस में है। और जो इसका लास्ट पार्ट है, कह सकते हैं कि जो लास्ट पार्ट है वो जो है वो आइसोपनिषद कहा गया उसको, ईसोपनिषद भी कहते हैं, ठीक है। एंड ये स्पिरिचुअल थिंकिंग से रिलेटेड है। क्या है ये ईसोपनिषद जो है, स्पिरिचुअल थिंकिंग से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल थिंकिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे दो ब्राह्मणा है, यहाँ पे भी जो है दो ब्राह्मणा है, शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लेता है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड है, तो यजुर्वेद से रिलेटेड है। तो दो ब्राह्मण है, मिटा के लिखूंगा। यहां पे जो है दो ब्राह्मणास हैं, इसमें नंबर 1 जो है, यहाँ पे नंबर 1 लिखता हूं, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मणा। और दूसरा जो है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, वो है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय ब्राह्मणा। इसके अलावा यहाँ पे जो मतलब उसमें हमने देखा था कि जो पृष्ठ होता था उसे होता कहते थे, बट यहाँ पे जो पृष्ठ होता था उसे अधवर्यु कहते थे। यहाँ पे जो पृष्ठ होता था, पृष्ठ हमने ऋग्वेदिक पीरियड में देखा था कि वहां पे जो पृष्ठ होता था या पुरोहित होता था उसे होता कहते थे, बट यहाँ पे जो पुरोहित होता था उसे उसे अधवर्यु कहा जाता था, अधवर्यु कहा गया है, ठीक है, अधवर्यु। तो ये पूछ लेता है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, वही बातें आपको बताई जा रही है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये तो आपको बेसिक है, ये तो चाहिए चाहिए, साथ में एक्सप्लेनेशन में आपको और भी चीजें बता दी जा रही है। तो चलिए, यजुर्वेदा हो गया। अब हम बात करेंगे अगले वेद की, जो है सामवेद। तो म्यूजिक, म्यूजिक की उत्पत्ति जो है सामवेद से ही होती है, सामवेद, ठीक है। सामवेद की बात करेंगे दोस्तों, सामवेद से हम जानते हैं कि म्यूजिक की, हमारी जो है इंडियन म्यूजिक की उत्पत्ति होती है। साम का मतलब ही एंथम या फिर म्यूजिक होता है, साम का मतलब जो है वो म्यूजिक होता है या फिर एंथम होता है, ठीक है, एंथम होता है इसका मतलब। साम का मतलब ही म्यूजिक या फिर एंथम होता है। कलेक्शन ऑफ मंत्राज संग ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ यज्ञ, जब यज्ञ होता है उस समय जो जो चैंटिंग होती है, मंत्रा जो गाए जाते हैं वो गाने के तौर पे गाए जाते थे यज्ञ के तौर पे। तो ये जो है पूरा कलेक्शन है, यहाँ पे कौन सा गाना गाना है, ये मतलब यज्ञ होगा तो वो जो है मेंशन है इसी में। तो इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ मंत्राज, मंत्राज संग ड्यूरिंग यजना, संग ड्यूरिंग यजना, यानी कि जब यज्ञ करा रहे हो उस समय जो मंत्र गाए जाएंगे उसकी मेंशन कहां पे है, तो वो है सामवेद में, ठीक है। फिर आता है अगला जो है, यहाँ पे जो पृष्ठ था जो मंत्रों को पढ़ता था, यहाँ पे जो पृष्ठ था, यहाँ पे जो पृष्ठ था वो जो मंत्रों को पढ़ता था उसे कहा गया है उद्गता, उद्गता कहा गया है, उद्गता उसको कहा गया। तो पूछ लेता है, ठीक है, कि पृष्ठ को क्या कहा गया, तो उसे उद्गता कहा गया है। यहाँ पे जो यहाँ पे टोटल वर्सेस की बात करें तो यहाँ पे टोटल 1875 वर्सेस, टोटल वर्सेस जो है यहाँ पे 1875 है। इसके अलावा इसकी 3 ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज है, 3 ब्रांचेज लिख देता हूं। इसकी 3 ब्रांचेज भी हैं, कौथुमा, कौथुमा, कौथुमा के अलावा जो है वो है रामायणिया, रामायणिया, और एक और ब्रांच है इसका, उसका नाम है जैमिनिया, जैमिनिया, जैमिनिया भी इसका ब्रांच है। इसके अलावा यहाँ पे ब्राह्मणा जो है वो यहाँ पे तांड्या या फिर पंचविश, ठीक है। यहाँ पे जो ब्राह्मणा है, यहाँ पे जो ब्राह्मणा है
यहाँ पे जो ब्राह्मणा रिलेटेड है वो है टांड्या ऑब्लिक, लिख देता हूं पंचविश, पंचविश, टांड्या ऑब्लिक पंचविश यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सामवेद हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे कौन से वेद की? हम बात करेंगे दोस्तों अब अपने अगले वेद जिसका नाम है, आखिरी वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेदा की बात करेंगे। सामवेद के बाद कौन सा आएगा? तो वो आएगा अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में बहुत सारी चीजें जो है मेटामॉर्फ मतलब ऐसी हैं जैसे तंत्र मंत्र प्रेम विवाह इस तरीके की चीजें यहाँ पे है। और जो मेडिसिन की उत्पत्ति हुई है, भारतीय मेडिसिन की माना जाता है, वो अथर्ववेदा से। ठीक है, तो अगला हमारा जो वेद है अथर्ववेदा है, अथर्ववेदा। ठीक है, तो अथर्ववेदा जो है दोस्तों ये कलेक्शन है, 20 पार्ट में बना हुआ है, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। ठीक है, 20 पार्ट्स हैं, 730 इसमें सूक्त हैं और इसी में दोस्तों 5987 मंत्राज हैं। 5987 मंत्राज है और इस 5987 मंत्राज में दोस्तों जो है 1200 मंत्र जो है ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं। इसमें भी कहा जाए तो सेम का सेम जो 1200 मंत्र है वो ऋग्वेद से उठा लिया गया है, तो कॉपी भी है इसमें। ठीक है, ऋग्वेदा से उठाया हमने। ठीक है, ये जो अथर्ववेदा की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट आएगा इसमें कि जो इसमें ब्राह्मणा है, यहाँ पे जो पृष्ठ होता था, यहाँ पे जो पृष्ठ होता था, हमने देखा था कि सबसे पहले हमने क्या देखा था? यजुर्वेद में देखा था। इससे पहले हमने वो ऋग्वेद में देखा था, वहां पे होटा कहते थे पृष्ठ को। अब यहाँ पे पृष्ठ को क्या कहते हैं? यहाँ पे ब्रह्मा कहते हैं। यहाँ पे पृष्ठ को ब्रह्मा कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे पृष्ठ को क्या कहा गया? ब्रह्मा। इसके दो ब्रांच है, पिपालद और इसके भी दो ब्रांचेज हैं, दो ब्रांचेज हैं इसके, पिपालद और दूसरा ब्रांच जो है दोस्तों वो है सौनक। दूसरा ब्रांच जो है वो है सौनक। तो ये दो ब्रांचेस भी हैं इसके। साथ में अगर बात करें तो इसमें मेंशंस भी बहुत सारी चीजों के हैं, जैसे कि मगध और अंग जैसे जो महाजनपदा हुए बाद में, मगध और अंग का जो है मेंशन कहां से मिलता है? सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेंशन की बात करें तो यहाँ पे मगध जो कि बाद में एक बहुत प्रभावशाली एक महाजनपद बना और मगध का एम्पायर भी काफी इंपॉर्टेंट हुआ। मगध और अंग जैसे दो महाजनपदा यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इस पर्टिकुलर अथर्ववेदा में। और 16 महाजनपदा थे, उनमें से मगध और अंग जो कि बिहार में प्रेजेंट डे लोकेटेड है, वो एरिया, मगध वाला एरिया जो पटना गया का एरिया माना जाता है, और अंग जो है वो अपना मुंगेर भागलपुर के आसपास का एरिया था। ठीक है, तो इनकी मेंशन यहाँ पे की गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो रिमोट स्टेट की तरीके से मगध और अंग की बात बताई गई और सभा और समिति का जिक्र हुआ है। 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति, ये जो है मेंशन जो है सभा और समिति का है। नंबर 1 सभा और दूसरी है समिति। सभा और समिति को 2 डॉटर प्रजापति का बताया गया। वो कहां पे बताया गया? तो वो अथर्ववेदा में ही बताया गया है। ठीक है, इसका एकमात्र ब्राह्मणा है वो है गोपथ ब्राह्मण। ओनली सिंगल ब्राह्मणा है इसमें, वो है गोपथ ब्राह्मणा। ठीक है, सिंगल ब्राह्मणा है गोपथ ब्राह्मणा। तो ये बात हो गई हमारे चारों वेदाओं की, चारों वेदों की बात हो गई हमारे। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक कुछ बातें देखेंगे। जैसे शतपथ ब्राह्मण, जैसे मैंने बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या क्या सवाल बनते हैं वो भी देख लेते हैं। जिक्र हम करेंगे शतपथ ब्राह्मण की।
दोस्तों शतपथ ब्राह्मण इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक तो ब्राह्मणा टेक्स्ट ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा है। इसमें बहुत सारी चीजों का मेंशन है। जैसे कि मेंशन की बात करें तो मेंशन बहुत सारी चीजों का है, जैसे कि एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया अगर देखें तो इसमें मेंशन है। इसके अलावा इसमें जो है डॉक्ट्रिन ऑफ री इनकारनेशन बताया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ, नंबर 1 लिखेंगे री इनकारनेशन, री इनकारनेशन की पुनर्जन्म होता है, री इनकारनेशन बताया गया है इसमें। दूसरी बात बताई गई है फ्लडिंग स्टोरी, कि भाई जब फ्लडिंग आई, इसमें कहा गया है कि जो नदी थी, गंडक नदी थी, गंडक नहीं, सदा नीरा नदी, सदा नीरा नदी जो थी उसका जिक्र है। सदा नीरा नदी को कहा गया कि वो नदी जब उतर रही थी तो काफी फ्लड लेके आ रही थी, और आर्यन शिफ्ट कर रहे थे एक जगह से दूसरे जगह। तो उस नदी को शांत किया जाए, वो कैसे होगा, वो उसकी जिक्र जो है फ्लडिंग की स्टोरी जो है शतपथ ब्राह्मण में बताई गई है। इसके अलावा जो है पुरुरावा उर्वशी स्टोरी, पुरुरावा उर्वशी की स्टोरी भी इसमें बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है पुरुष मेध यजना डिस्क्रिप्शन, पुरुष मेध यजना, चूंकि ये बेसिकली यजुर्वेद का ही पार्ट था इसलिए यजना के बारे में बताया ही गया है इसमें। तो पुरुष मेध यजना की पूरी जो प्रक्रिया है, डिस्क्रिप्शन डिटेल में, वो इसमें बताई गई है। और इसमें वाइफ को हस्बैंड का बेटर हाफ जो है कहा गया है, हस्बैंड का बेटर हाफ जो है वाइफ का पहली बार जिक्र यहीं पे मिलता है, हस्बैंड्स बेटर हाफ यहां पे कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा कुरु एंड पांचाल का जिक्र है, कुरु एंड पांचाल का या वाइज देखा जाए तो इसका जिक्र है। तो मैंने जो बाउंड्री बताई उसका जिक्र है। तो उस समय कुरु और पंचाल को माना जाता था बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैदिक सोसाइटी। ये लोग जो रहते थे कुरु और पंचाल वाले, इनको बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैदिक सोसाइटी कहा गया है। राजसूया यज्ञ के बारे में बताया गया इसमें, राजसूया यजना के बारे में भी इसमें बताया गया। तो ये तमाम बातें जो है मेंशन की गई हैं शतपथ ब्राह्मण में, और इसी से रिलेटेड जो है सवाल पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो वैदिक पीरियड में जो वैदिक वर्ड्स थे और उसका मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। एक तरफ वैदिक वर्ड्स हो जाएगा और दूसरी तरफ उनके मीनिंग हो जाएंगे। वैदिक वर्ड्स और मीनिंग एक बार देख लेते हैं। तो वैदिक वर्ड में एक बहुत फेमस वर्ड था जिसका नाम था कृष्ण आयास, कृष्ण आयास। इसका मतलब दोस्तों होता था आयरन, इसका मतलब होता था दोस्तों आयरन। कृष्ण आयास का मतलब होता था आयरन। ये पूछता है सवाल। दूसरा कुसीद, कुसीद का मतलब होता था डेप्ट, किसी तरीके का आप डेप्ट लेते हो, लोन लेते हो, कर्ज लेते हो, तो इसको कुसीद कहा जाता था, कुसीद कहा जाता था। इसके अलावा कुसीदीन, कुसीदीन जो कहा जाता था वो कुसीदीन मतलब कि डेप्ट देने वाले को, लेंडर को जो है ये कुसीदीन कहा जाता था, लेंडर को। कुसीद डेप्टर, ठीक है, जो लोन लेता है, और देने वाले को कुसीदीन। ठीक है, तक्ष, तक्ष कारपेंटर को कहा जाता था, तक्ष, तक्ष जो है दोस्तों ये कारपेंटर को कहा जाता था, कारपेंटर को तक्ष कहा गया है। इसके अलावा बेंकट, बेकनट, बेकनट जो है ये किसको कहा गया है, इंटरेस्ट असर पर, जो इंटरेस्ट नहीं देता है। इंटरेस्ट, मान लो लोन लिया आपने तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा आपको, तो जो इंटरेस्ट ना दे, असर पर लिखते हैं उसको, ठीक है, जो इंटरेस्ट को चुरा ले उसको वेकनट कहते थे। स्पस, स्पस कहा जाता था स्पाई को, स्पस जो है स्पाई को कहा जाता था, स्पस जो है स्पाई को कहा गया है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक फेमस वार हुआ था जिसे दशराग्य वार कहते हैं, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। वैदिक पीरियड में ही हुआ था जहां एक तरफ 10 राजा थे
और एक तरफ जो थे वो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ 10 किंग, और एक तरफ किंग ऑफ सुदास, त्रिस्तु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। वो जीत गए थे, 10 राजाओं को एक तरफ जो थे उसे हरा दिया था। तो वो वार इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे उसको। तो ये है 10 राग्य वार, 10 राग्य वार। तो एक तरफ जैसा कि मैंने बताया एक किंग थे, उनका नाम था, जो कि बेसिकली त्रिस्तु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, किंग सुदा उनका नाम था, सुदास बोलते थे। और दूसरी तरफ एसोसिएशन ऑफ 10 किंग्स थे, वो लड़े, बट किंग जो थे ये सुदास वो जीत गए, तो इसे 10 राज्य वार भी कहा जाता है, बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहा जाता है। तो इसका मेंशन पूछता है कहां पे किया गया, तो 7th मंडल जो है ऋग्वेदा का, उसमें इसका मेंशन है। 7th जो मंडल है, मैंने बताया था 10 मंडल है ऋग्वेदा में, उसमें 7th मंडल में इस लड़ाई का जिक्र है, जिसे 10 राज्य वार कहते हैं। इसके अलावा आर्यन और नॉन आर्यन के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ थे आर्यन वर्सेस नॉन आर्यन, जो 10 राजा थे वो नॉन आर्यन थे, और एक तरफ जो थे वो बेसिकली आर्यन थे। इसके अलावा जो है ये जो है पुरुषनी नदी, रवि नदी, पुरुषनी नदी, या फिर जिसे हम आज की डेट में रवि नदी के नाम जानते थे, उसी के किनारे ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने बताया कि किंग सुदास थे एक तरफ, जो कि बिलोंग करते थे किस डायनेस्टी से, ये त्रिस्तु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। त्रिस्तु डायनेस्टी वर्सेस जो दूसरे तरफ थे वो 10 किंग थे, एक तरफ एसोसिएशन बना के लड़ रहे थे, फिर भी हार गए, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो सुदास थे वो फाइनली जीतते हैं, और उस समय जो पृष्ठ थे वो वशिष्ठ थे। सुदास यहाँ पे कहते हैं, सुदास जो है विक्ट्री विजय पा लेते हैं, विनर होते हैं, इनको हरा देते हैं 10 को। तो पूछेगा सवाल, क्या पूछेगा कि कौन से मंडल में मेंशन है, 7वें मंडल में है, किसके किसके बीच की लड़ाई थी, तो आर्यन वर्सेस नॉन आर्यन थी। कौन से नदी के किनारे हुआ था, तो पुरुषनी या फिर रवि नदी के किनारे हुआ था। कौन से किंग और किस 10 किंग से लड़ाई हुई थी, तो 10 किंग एक तरफ एसोसिएशन बना के लड़ रहे थे और दूसरी तरफ सुदास थे, और ये जीत गए थे। तो ये 10 राज्यवार के बारे में जानकारी आपको इतनी होनी चाहिए, जिससे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन फंसे नहीं, ठीक है। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट नदियां, जो कि वैदिक नदियां हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैदिक पीरियड में जो नदी थी, उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक सैक्रेड रिवर मानी जाती थी उस समय, सैक्रेड रिवर मानी जाती थी, क्योंकि सबसे जो है पवित्र नदी उस समय सरस्वती नदी ही थी। इसके बाद जो है बाकी नदियां थी। गंगा का जिक्र बहुत कम है, गंगा का जिक्र उस समय बहुत कम हुआ है। इसके अलावा जो है अदर नेम्स की बात करें तो जो नदियों में मोस्ट सेक्रेड था, और सरस्वती का कुछ और भी नाम है, इसको और भी नामों से जाना जाता था, जैसे कि इसे नाड़ी नदी तना भी बोला जाता था। इसके अलावा इसको बोला जाता था देवी तना भी बोला जाता था। ये सब सरस्वती नदी का ही नाम है, ठीक है। इसके अलावा इसको मातृतमा भी बोला जाता था, मातृ ये सब एम है, ठीक है, मातृतमा भी बोला जाता था। तो इसको 3 नामों से भी जाना जाता था। सबसे सेक्रेड नदी था, सबसे ज्यादा जिक्र होता था इसका। इसके अलावा नादी तमा इसको बोला जाता था, देवी तमा और मातृतमा के भी नाम से जाना जाता था। इंडस नदी को सिंधु नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इंडस नदी भी फिर इंपॉर्टेंट नदियों में से उस समय थी, आज भी इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा मेंशन इसी का है, सबसे ज्यादा मेंशन है, मोस्ट मेंशन जो है इसका ऋग्वेद में इसी का है। मोस्ट मेंशन जो है ऋग्वेद की बात करें तो इसी का है, इंडस नदी का, ठीक है। मोस्ट मेंशन जो है वो इसी नदी का मेंशन किया गया, इंडस नदी का। और इंडस नदी के भी अदर नेम्स है, जैसे कि देखा जाए तो इसे हिरनयानी कहा जाता था, हिरनयानी नदी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा पर्वत भी इसको कहा जाता था, लार्ज वाटर बॉडी होने के कारण।
परावत भी इसको कहा जाता था। ठीक है, तो ये रहा वैदिक पीरियड के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। अब मैं थोड़ा सा इंक डालता हूं इसमें, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।